अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, हुकूमती तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ है एक बार फिर, और केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है राना शमीम वाला मामला, उनके एफिडेविट वाला मामला, उस मामले को लेकर नून लीग के हवाले से हुकूमत का ये नैरेटिव है कि अदलिया और मुख्तलिफ इदारों को मुतनाज़ बनाने में नून लीग हमेशा पेश रही है। तो मेरा ख्याल है हम ज़रा इस केस के हवाले से मैं आपको कुछ रिमार्क्स बना दूँ, फिर हम इस पर तबसरा तो कर नहीं सकते। हम एक और सवाल मैं आपके सामने रखूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब ये समाअत हुई तो इसके लिए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए साबिक चीफ जज पर और जो दीगर इस मामले में हैं, जिनमें सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब भी शामिल, उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस में 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अच्छा, इससे पहले जो हमारे अटर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने ये फरमाया था कि सिर्फ राना शमीम को आप देखें जो साबिक चीफ जज है, बाकियों का नहीं है इस मामले में इतना ज़्यादा रोल, लेकिन आज उन्होंने कहा कि सबको किया जाए इसमें शरीक। चीफ जस्टिस ने जो हम रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा है कि राना शमीम ने जो जवाब जमा कराया उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना हलफनामा किसी के साथ शेयर नहीं किया। इसका मतलब है जो बाहर आता है वो अंसार अब्बासी साहब पर आता है, जबकि अंसार अब्बासी साहब का मौक़िफ़ इससे अलग है, वो किसी मैसेज का भी तज़किरा करते हैं। अच्छा, अतर मनल्ला साहब कहते हैं कि यूके में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सहाफ़ियों को उनके सोर्सेज डिस्क्लोज़ करने को कहा गया, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे इस केस में। और फिर उन्होंने ये कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनसे जिसने जो करना है ना वो कर ले मामला। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि इस मामले के बेनिफिशरी कौन है। ये सवाल उन्होंने राना शमीम साहब के वकील लतीफ़ आफरीदी साहब से किया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और लेकिन उन्होंने कहा बहुत से और केसेस भी इंपॉर्टेंट पड़े हैं, तो आप ऐसे करें कि आप इसको जल्दी देखें इस मामले को। तो 7 जनवरी को अब फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है साबिक चीफ जज पे, जिनसे बाहर पूछा गया कि जब आप ये साइन कर रहे थे तो आप अकेले थे? उन्होंने कहा जी मैं अकेला था। आप किसके दफ्तर में थे? उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप क्या समझते हैं, आखिरी बार जब ये समाअत हुई 20 दिसंबर को, तो चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि अब हम इसे आज़ादी राय के उस तनाजुर में देखेंगे, और ये कि अब तौहीन अदालत का मामला नहीं है, दिस इज़ एन ओपन इंक्वायरी के जजेस पर शकूक पैदा करने की कोशिश की गई, मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। सवाल यहाँ पर यह कि आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है अदालत से बाहर कुछ है और अदालत में कुछ और है, क्या है ये? आयशा, मुझे तो फ्रैंकली समझ नहीं आ रही। मुझे अटर्नी जनरल साहब के बयानों की भी समझ नहीं आ रही, और विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी जब मैंने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स पिछली दफ़ा के सुने, और मैंने शायद तारीफ़ भी की। मैंने कहा जी ये बात हुई ना, अब हम आ रहे हैं सही जगह पे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, मैं ओपन करूँगा इसको, दिस इज़ एन ओपन इंक्वायरी कि इसमें सच क्या है झूठ क्या है। क्योंकि जो आप बता रही हैं मुझे और जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ वो तो यही है कि पहले उन्होंने कहा था अटर्नी जनरल साहब ने कि मीडिया को रहने दें, आप इसको पकड़ें रास्कल को। जी जी, ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन राना शमीम साहब की उन्होंने आज वो कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने मिला तार लो जी जी। और उधर चीफ जस्टिस साहब पहले कह रहे थे कि ये कंटेम्प्ट का इशू नहीं है, सॉरी ये मीडिया का इशू नहीं है और कंटेम्प्ट का नहीं है। बेसिकली दिस इज एन ओपन इंक्वायरी टू फाइंड आउट कि हकीकत क्या है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या इसके पीछे इरादे हैं, क्या इंसाफ किसको मिलने जा रहा है या किसको नहीं मिलेगा, या ये 3 महीने ये हेडलाइंस बनेंगी, कभी एक कभी दूसरी, और आखिर में जाके कुछ माफियाँ हो जाएंगी और कुछ सॉरी हो जाएगा, और उसके बाद चले जी घर जाएं आप। मुझे तो अब याद रखें, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अच्छा, ये क्लिप निकाल लीजिएगा जब ऐसे ही होगा। अच्छा, ये मामला किधर जाएगा ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या ये बात अहम नहीं है कि किसके दफ्तर में साइन किए गए? क्योंकि हुकूमती नैरेटिव इस बात को लेकर पिछले 3 दिनों में यही डिस्कस हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में उन्होंने एफिडेविट पे दस्तखत किए। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ये जो साहब है ना जिन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है लंदन में, इरफान हाशमी साहब, ट्रिब्यून में। जी। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पहले तो ये कि मेरे इल्म में है कि इनको कोई 1 माह से ये स्टोरी लेके बैठे हुए हैं, और इनकी कोशिश थी कि इसको कोई अच्छी जगह पे लगेगी स्टोरी को, ताकि उनको कुछ मतलब रिकग्निशन भी मिले एज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मैं इसलिए, जब मैं इरफान को जानता हूँ, मेरे एंकर भी रहे हैं, जब मैं लंदन में था आपसे पहले, तो इन्होंने मेरे साथ कुछ एंकरिंग भी किया, सो मेरे कोलीग भी रहे, आपके कोलीग भी रहे हैं, तो वी नो हिम। तो जाहिर है कि ही वांट्स टू बी ए गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो उन्होंने मेरा ख्याल है जाके
इंसाफ को मिले हैं ये चार्ल्स गथरी को, जी। और उनसे कुछ बातें सुनी हैं। अब पता नहीं रिकॉर्ड की हैं कि नहीं रिकॉर्ड की, मैं अपनी सोर्सेज तो नहीं आपको बता सकता, मगर ना ही मैं बता सकता हूँ मुझे क्या पता है, फिर वो मेरी सोर्सेज पता चल जाएंगी, मगर इशारे आप समझ ही जाएं। शुक्रिया सेठी साहब, काफ़ी है। हाँ, तो अब वो खुफिया तौर पे बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बंदे खुल के बात करते हैं, ये वो टेक्नोलॉजी वहाँ से ये और ट्रेडिशन है वायर्स पहनने की और बातें सुनने की और रिकॉर्ड करने की। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर ये बड़े श्योर थे कि जी मेरे पास एविडेंस है कि वो ये कह रहा है कि पहले ये था, सुनने में आया था। अब पता नहीं सही है नहीं, क्योंकि गलत उन्होंने जो लिखा है वो कुछ और है। सुनने में ये आया था कि इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है और वो इसलिए ही सो श्योर कि ये। अब वो कहते क्या हैं, अब ये कहते हैं कि उन्होंने कहा, इनके पास एविडेंस है कि जी नवाज शरीफ साहब थे साथ राणा साहब के जबकि ये रिकॉर्डिंग हुई, ठीक। या इसको थोड़ा सा आप तब्दील कर लें कि अब ये कहा जा रहा है कि हसन नवाज के दफ्तर में, स्टैंड ऑफ टेरेस में जो दफ्तर है, वहाँ गथरी साहब आए और वहाँ रिकॉर्डिंग हुई। उधर गथरी साहब को इंटरव्यू किया है जियो जंग के रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब ने, और जो कि वो वीडियो भी चली है कि जी वो कह रहे हैं कि मैं अकेला था एक कमरे में, और एज इज़ रिक्वायर्ड कि जब ये आप एफिडेविट लिखवाते हैं उस वक्त और कोई वहाँ नहीं होना चाहिए। और जो नोटरी पब्लिक होता है उसकी हैसियत ऑलमोस्ट लाइक ए कोर्ट ऑफिशियल होती है, उसको वही अहमियत दी जाती है। तो इसलिए वो फिर जो भी काम करते हैं वो बड़ी सोच समझ के करते हैं। और यूके के अंदर तो स्पेशली लाइसेंस आपका ऐसे चला जाता है अगर आप कोई गड़बड़ करें या कोई कानून को वायलेट करें या रूल्स और प्रोसीजर्स को वायलेट करें। तो अब अगर चार्ल्स गथरी साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक कमरे में राणा साहब के साथ बैठ के मैंने अपने आप को मुतमईन किया कि ये जो कह रहे हैं ये इसी को मैंने रिकॉर्ड करना है और इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और ये लगता है कि ये सही है, तो इसलिए फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया और इनकी एफिडेविट साइन करवाई इनसे। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जी हसन के दफ्तर में इनको बुलाया गया या ये गए और वहाँ जाके किया और इसमें कोई इल्लीगल चीज़ हुई है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। दरअसल ऐसी बात नहीं है। देखिए नोटरी पब्लिक को आप कहीं भी बुला लें, यू हैव टू पे फॉर इट। आपने उनके दफ्तर जाएंगे तो वहाँ एक फ़ीस है। आप पाकिस्तान हाई कमीशन अगर आपको बुला लिया जाता है कि आप आके यहाँ कुछ एफिडेविट्स करनी है तो वो 2 घंटे के लिए आ जाएंगे और वहाँ अलग एक कमरे में बैठ के जो भी एफिडेविट्स करनी है वो करवाई जाएंगी। और ये हुआ है पहले, लेट मी टेल यू। ज़रूरी नहीं होता कि आप नोटरी पब्लिक के दफ्तर जाएं। नोटरी पब्लिक आपके पास भी आ सकता है, मगर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ जब ये रिकॉर्ड किया जा रही होती है आपकी स्टेटमेंट, तो उस वक्त सिवाय आपके और नोटरी पब्लिक के और कोई नहीं होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि नोटरी पब्लिक ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि आप के ऊपर किसी किस्म का ब्लैकमेल या कोई और प्रेशर नहीं है और आपकी कहानी जो आप बता रहे हैं उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। मतलब है कि बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट शुड सीम टू बी ट्रू, ताकि कल को अगर बुलाया जाए और पूछा जाए जी ये साइन डॉक्यूमेंट है, ये आयशा ने साइन किया हुआ है, नजम सेठी साहब, आप नोटरी पब्लिक हैं, आपने अपने आप को मुतमईन किया था, आयशा ने अंडर प्रेशर से नहीं लिखवाया था। मैं कहूँगा नहीं, मैंने इनसे ठीक ठाक बात की थी, अपने आप को मुतमईन कर लिया था और कराया और मैंने वो लिख लिया और मैंने उसको नोटराइज कर दिया। ये ज़रूरी होता है कि नोटरी पब्लिक इज़ लाइक अ विटनेस। कल को आयशा एक बिल बनाती है, ठीक, अपना वसीयतनामा बनाती है, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के बना लेती है और साइन करके और अदालत में ले जाती है। अदालत कहेगी ये जो जिन लोगों ने साइन किया है, जिसके सामने तुमने ये किया है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं। ठीक है, हम तो चाहेंगे कि या हमारे सामने बैठ के आप ये करें या नोटरी पब्लिक से करवाएं, बिकॉज वो भी एक किस्म का कोर्ट ऑफिशियल है। ठीक है, इज एन ऑफिशियल, उनका काम ही ये है नोटरी पब्लिक का, नोटराइज करना, ऑथेंटिकेट करना किसी चीज़ को, सनद देना, मुस्तनद करना। जी। और वो उनका जब नोटरी पब्लिक की मोहर लग जाती है तो फिर वो ये कहा जाता है कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप पासपोर्ट की अपनी कॉपी कोई मांगता है आपको, आप वीज़ा लेने जाते हैं तो आपको वो कहते हैं कि जी पासपोर्ट भी छोड़ दें और एक ऑथेंटिकेटेड नोटराइज्ड कॉपी भी दे दें। तो जो फ़ोटोकॉपी होती है वो आप
नोटरी पब्लिक के पास ले जाते हैं, ओरिजिनल कॉपी ले जाते हैं, नोटरी देखता है हाँ ये ओरिजिनल है, ये फ़ोटो कापी है, एक एक लफ्ज़ पढ़ता है, बिल्कुल वही है, कॉमा फुल स्टॉप वही है, इधर मोर लगा देता है, नोटिफाइड नोटरी पब्लिक एज ऑथेंटिक कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं होता कि आप ओरिजिनल डिपॉजिट करें, आप अपने पास रख लें और जो नोटराइज्ड कॉपी है वो आप अदालत में दे दें, इट विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल। अच्छा, तो ये काम होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप नोटरी के दफ्तर में जाके और वहाँ जाके ये करवाएं। और अगर ऐसी सूरत हाल है कि नोटरी पब्लिक जो है वो हसन नवाज़ के दफ्तर गया तो उसमें कोई इशू नहीं है, ना उसके लिए ना किसी और के लिए। अगर इशू होता तो वो कभी जाता ही ना। ये यूके है, वहाँ ऐसे काम नहीं होते। लेकिन उन्हें पाकिस्तान के सियासी मामलात का नहीं ना पता। तो यहाँ तो उसको एक स्पिन दी जा रही है ना कि ओ देखो जी ये वो। मगर अब जो स्पिन की बात है आयशा, उसके ऊपर भी मैं दो बातें कह दूँ आपको। मेरे खिलाफ आप एक बयान देती हैं से जी, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। 35 पंक्चर वाला बयान दे देती हूँ मैं आपको। कोई आप दे देती है, आप नोटरी पब्लिक के जाके वो पक्का कर लेती है बयान, ठीक है कि मैंने ये बयान दिया, आपने ये बयान दिया। अब बात ये है कि मैं परेशान हो जाता हूँ कभी ये क्या हो गया। अब उसको मैं आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आपने नोटरी पब्लिक के आगे जाके एक बयान दे दिया, अब मुझे उसको बयान को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये झूठा बयान है, क्योंकि नोटरी पब्लिक कहता है कि मेरे सामने ये बात कही है। अब उसको डिस्प्रूव करने के लिए मुझे कोई विटनेसेस और लाने पड़ेंगे जो ये कहें कि इसकी कहानी जो है वो गलत है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगता है और मैं समझता हूँ कि कोई एविडेंस आ रही है बाहर, तो मेरा तो ये, मैं कहूँगा अरे बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वो ये नोटरी पब्लिक, आप ये कह रही हैं आयशा, आप आके मुझे कह रही हैं जी मैंने चीफ जस्टिस को सुना था, वो ये कह रहे थे मुझे, तो मैं कहूँगा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये तो मेरे हक़ में जाती है। मुझे अपने हक़ को डिफेंड करने का हक़ है ना। अगर मेरे हक़ में कोई बात जाती है तो मुझे पूरा राइट है कि मैं उसको प्रोपगेशन में लाऊं, आवाम के सामने लाऊं उसको। तो अब बात ये है कि अगर मैं नवाज शरीफ होता तो मैं ये मुझे आके राना साहब कहते कि जी मियाँ साहब मेरे सामने ये बात हुई है जी, तो मैं समझता मेरा हक़ है कि मैं कहूँ राना साहब 100% बात सही कह रहे हैं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हमें मुझे खुश तो नहीं कर रहे। कह नहीं 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 बिल्कुल मेरे सामने। कहेंगे अच्छा आवाम में ये पब्लिक में जाके आप कह सकते हैं, हिम्मत है आप में ये कहने की? है, बिल्कुल है जी। आगे से कोई कहेगा सर वो पब्लिक की कहने का की फायदा है, इन्होंने को एफिडेविट लिखना, ये कसम खाएं कि ये सही है। हाँ हम राणा साहब एफिडेविट लिखोगे, ये पक्की गल है जी, लिखांगा, लो जी लिखवा लो फिर। मतलब है कि मेरे तो हक में है ना कि ये बात आए बाहर, क्योंकि मेरे जहन में तो एक बात बैठी हुई है ना कि मेरे साथ मुझे इंसाफ नहीं मिला। और बात यह है हम तो चाहते हैं कि हमें एक आज़ाद जुडिशरी मिले, मगर वो एक आइडियलिस्टिक किस्म की सोच है ना, इतनी पावरफुल कि वो इतनी आज़ाद कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है, मैं आपको बताऊं, बाकी दुनिया के अंदर भी आज़ादी जो है वो एक एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, वो एक रिलेटिव चीज़ है। मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आपकी आज़ादी शुरू होती है। तो ये आज़ादी हर किस्म की होती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट हो कि वो कोई और चीज़ को कंसिडर ही ना करे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हसन नवाज़ के दफ्तर में राणा साहब ने कहा जी वहाँ जाके हम साइन करते हैं, तो उस पर कोई इशू नहीं है, ना ही उसको इशू बनाना चाहिए। मगर ये हुकूमत तो बनाएगी ना, उन्होंने तो डिस्क्रेडिट करना है। और अगर नवाज शरीफ साहब को सामने ये बात आई, और मैं होता नवाज शरीफ और मेरे आगे आके आयशा कहती मेरे पास ये खबर है, मैं कहते एफिडेविट दो जी, अवामी दो, अब मीडिया में चलाएं इसको, और मेरा हक होता पूरा, बिकॉज मैं समझता हूँ मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे अपने आप को डिफेंड करना है और मुझे डिफेंस का मौका सही नहीं मिल रहा, और मेरे खिलाफ पब्लिक के अंदर भी प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है। तो इट इज़ माई राइट कि मैं भी अपने हक में जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है या मिल रहा है मैं उसको पब्लिसाइज करूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं, सिटी साहब ने तफसील से एक्सप्लेन कर दिया, अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ है कि राना शमीम माने कि वो इस्तेमाल हुए हैं, और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो सिफारिश करेंगे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। बहरहाल फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर हो गई है, देखना यह है कि अब उस दिन क्या होता है। हम वापस आते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, अब सियासी बसात पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जारहाना पेशरफ्त है, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने तो ऐलान कर दिया एक तारीख का, पीडीएम से पहले ही। पीडीएम तो मार्च में जाके कुछ करेगी ना। बिलावल क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं।
इंशाल्लाह ताला 5 जनवरी को हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे, हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। 5 जनवरी लाहौर से। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में कैंप लगाने की बात करें, बिलावल इधर से आ रहे हैं, बगैर पीडीएम के मुहिम आगे चलेगी? ये पीडीएम ने भी तो फैसला कुछ किया है ना कि अब एजुटेशन शुरू होने जा रही है। हाँ जी, वो कन्वेंशन और वो हाँ नहीं, वो बिल्कुल वो भी पूरी अब एजुटेशन की तरफ जाएंगे, बिकॉज उन्होंने टेम्परेचर सब ने बढ़ाना है। पीपल्स पार्टी के लिए ज़रूरी है ये करना, बिकॉज पीडीएम में नहीं है, ये ना लगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, इसलिए कुछ छोटा मोटा करना पड़ेगा इनको। और अभी आपने देखा जरदारी साहब भी गरजे थे कि भी क्या हो रहा है ये वो फार्मूले और ये वो वाला। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है इस्लामाबाद आना पड़ गया। अब इस्लामाबाद के बारे में वो 2 बातें हो रही हैं। एक ये कि उनको बुलावा आ गया था कि आप क्या कह रहे हैं, किसी की बातें मत किया करें। दूसरा ये था कि अगर आपने एजिटेशन शुरू करनी है तो शुरू करें। अब मैं ज़्यादा इससे क्या बात करूँ, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है अब वो वापस चले गए। फिर उसके बाद जाके बरसी मनाई उन्होंने मोहतरमा की। तो अहमें तो नहीं उठ के आ गए इस्लामाबाद, कुछ करने ही आए थे ना, या कुछ कहने आए थे, या कुछ सुनने आए थे, या कुछ सुनाने आए थे। सो वेल एनीवे, तो अब वो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो यही है कि अब अनाउंस कर दिया कि हम 5 तारीख को शुरू करेंगे एजुटेशन। मेरा ख्याल है कि एक हवा चल रही है ना, मोमेंटम बना रहे हैं, एक हवा चल रही है कि ये गवर्नमेंट जा रही है, ऐसे ही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। सारे यही डिस्कशन हो रही है, कब जाएगी, कैसे जाएगी, क्यों जाएगी। और उनके अपने एमएनएस जो हैं वो भी बेचारे हिले हुए कि अब कैसे होगा, क्या होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा वगैरह वगैरह। ये इस वक्त हेडलाइंस यही चल रही हैं। तो उसमें सारे फोकस नून लीग के ऊपर। मियाँ साहब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, डील हो रही है। और पहले तो बातें हो रही थी पीपल्स पार्टी की डील हो रही, वो सारा फोकस उस वक्त पीपल्स पार्टी में था और पीडीएम ज़्यादा पीडीएम अब वो फोकस शिफ्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अच्छी बात है ना। वो पीपी वाले वगैरह, हम भी तो हैं और हम हैं तो क्या गम है। हाँ, जब हम हैं तो क्या गम है। अब ये नंबर लगा रहे हैं नून लीग वाले और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आजकल नून लीग वाले। तो बिलावल ने कहा मैं पहले अनाउंस करूँ कि मैं भी एजुटेशन कर रहा हूँ। कल को अगर कोई यहाँ तब्दीली आती है आयशा, एक नई गवर्नमेंट आती है, तो फिर पीपल्स पार्टी का रोल क्या होगा? अगर तो वो बाहर बैठे रह गए तो जो नई गवर्नमेंट आएगी ये वो कहेगी तुसी की कीता, तुम तो बाहर बैठे सो, तो तुसी साडा साथ नहीं दिता, पीडीएम तो भी बाहर आ गए जी, और अब बाहर बह के तुसी साजिशा करते रहे हो मगर साढ़े खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ, और गाला सुन देते रहे। तो बेहतर ये नहीं है कि अब जो आपने गाली वाली कोई देनी है तो इमरान को फिर से गाली शुरू हो जाए और पीपल्स पार्टी लीड करे, कल को ये कह सकेंगे हम सबसे आगे थे, हमने पहले एजुटेशन लॉन्च की, इसकी गवर्नमेंट को निकालने की। ये तो बाद में आए हैं, देखे ना। तो अगर आगे जाके कोई सिलसिला बनता है तो उसमें फिर हम पीपल्स पार्टी का भी तो हिस्सा होगा दोनों तरफ। इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। इससे मुझे तो सिर्फ एक बात समझ आती है कि जरदारी साहब कन्विंस हो गए हैं कि तब्दीली आ रही है, और उस तब्दीली आने में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं और वाज़े भी करना चाहते हैं। ठीक है, मुज़ाकरात में जब धमकी की बात आई है, नेगोशिएशंस में, बातचीत में, तो मुझे मिनी बजट याद आ गया। हमें लग रहा था कि आज वो पास हो जाएगा, क्लियर हुकूमत करा लेगी, जैसे कि हमने कल बात की, लेकिन सिटी साहब कैबिनेट में वो अप्रूव नहीं हो सका। इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सर्कुलेशन के ज़रिए हर बार मंजूरी देना ठीक नहीं। आप हमें बताएं उसमें क्या है। फवाद चौधरी 2-3 दिन में पास कराने की बात कर रहे हैं। मैच फंसा हुआ है अभी भी? मैच बिल्कुल फंसा हुआ है। इसके 2-3 पहलू हैं। पहले तो आपको याद होगा कि जो इनके साथी हैं अलाइज जो हैं जी, इत्तेहादी, उन्होंने पिछली दफ़ा जब वो 33 बिल पास करने थे तो पता लग गया था ना कि इत्तेहादी नहीं आ रहे जी। फिर उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप आ जाएं, चले जाएं, अभी वक्त नहीं आया। तो फिर वो चले गए। अच्छा, रिक्वेस्ट कह के ना आपने तरद्दुद से काम लिया है। तो मैं क्या करूं, फिर वो परेशान हो जाते हैं ना जी, तो सारी बात तो बाहर नहीं कर निकालनी ना। तो इसलिए तो वो फिर इस दफ़ा इत्तेहादी कह रहे हैं, अभी ये नहीं कह रहे कि हम आ रहे हैं या जा रहे हैं, अभी वो थोड़ा सा पर पुर्जे निकाल रहे हैं। हाँ, हमें दिखाएं तो सही, आप सर्कुलर भेज देते हैं, साइन कर दो, ये क्या तरीका है। हम भी तो हैं ना यहाँ कैबिना में, हम भी आपके एलाइज हैं। जब भी गवर्नमेंट किसी किस्म की प्रॉब्लम में होती है ना, तो हर एलाई जो होता है ना इत्तेहादी, वो फिर बाहर निकल आता है, सानू ये भी चाहिए, सानू ये भी चाहिए, हमें ये भी दें, हमें ये भी दें।
तो यही नेगोशिएशन होती है। अदरवाइज गवर्नमेंट आपको घास नहीं डालती। जब तक आप गवर्नमेंट को टाइट ना करें ना अपने गवर्नमेंट को, उस वक्त तक गवर्नमेंट इत्तेहादी को कोई घास नहीं डालती। ठीक है। तो घास खाने के लिए गवर्नमेंट को खिलाने के लिए गवर्नमेंट को टाइट करना पड़ता है। टाइट करने के लिए पेच कहीं और से आता है सेठी साहब, इत्तेहादी खुद नहीं करते। नहीं, इत्तेहादी खुद भी बड़ा ड्रामे वामे करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हम ब्लैकमेल करते हैं, मगर वो अगर ऊपर से ना आए तो फिर इत्तेहादी बेचारे कहाँ जाएंगे। ठीक है ना। तो वो इमरान खान साहब भी तो पूरे खिलाड़ी हैं ना, उनको भी पता होता है कि ये ऊपर से आ रहा है या ये एवं ही बोल रहे हैं, इनको मैं सीधा कर लूँगा। आपने देखा वो करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, रोते रहते हैं इत्तेहादी, हमें लिफ्ट नहीं कराई। अब मुनिसिपल लाई को 3 साल के बाद जाके काबीना में जगह दी जी। और वो भी कोई टीचर सी जगह चीज़ दे दी। 3 साल खान साहब ने उनको एंटरटेन ही नहीं किया। और इत्तेहादी जो थे चौधरी साहब, वो बेचारे बड़े गुस्से में थे, ये वो कर क्या सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, और जाएँ कहाँ। इसलिए तो ये अब सिचुएशन है। अब उन्होंने इत्तेहादियों ने कहा कि जी हमें दिखाएं, कल दिखाना है कैबिनेट में। इसका सिर्फ एक मकसद है, जी। थोड़ा डिले करना। उससे क्या फ़ायदा होगा सेठी? देखिए, जब तक तय ना हो जाए कि हाउस पूरा मिलेगा, अच्छा, उस वक्त तक बिल नहीं आएगा। इसका मतलब फ़ोन नहीं जा रहे? अच्छा, इत्तेहादियों ने डिले किया ना कि जी हमें पहले दिखाएं क्या है। इसका मतलब इत्तेहादियों को भी सिग्नल नहीं आया कि जाना है कि नहीं जाना। तो अभी थोड़ी सी खिंचाई हो रही है, अभी थोड़ा सा और खींचो, अभी पता नहीं यार हमें जाना है नहीं जाना, आना है नहीं आना। उनको भी पता लग जाए कि इतनी भी गल नहीं किसी लम्बे पै जाऊँगे। तो ये बात थोड़ी सी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बैकग्राउंड में ये है कि जिस दिन ये होगा उस दिन सारे आएंगे या नहीं आएंगे, और वो उसको पक्के करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए पहले भी मुलतवी हुआ ना, और मैंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्या इत्तेहादियों को इशारा आ गया कि जाएं, या इशारा आ गया कि ना जाएं, या कोई इशारा नहीं आया और वो कन्फ्यूजन में बैठे हुए हैं कि अगर इशारा नहीं आया तो फिर नहीं जाते, इसका ये मतलब है कुछ होने जा रहा है, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, फिर जाके बात आगे बढ़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि इवेंचुअली ये जो बिल है ये पास होना ही होना है, और ये बड़ी जल्दी इसको पास करना पड़ेगा, इसको देर नहीं करनी इसके अंदर। ये 2 बिल्स जो हैं, एक मिनी बजट और एक दूसरा, क्योंकि उसके साथ पैसे आने हैं IMF से, और वो पैसे ना आए तो मईशत की बड़ी सख्त प्रॉब्लम है। तो जाते ये कह दूँ मईशत की बातें हो रही, क्या बात है। और आज हमने ये सुना 70 साल के बाद, आयशा, हमें मुईद यूसुफ साहब ये बताते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कि नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके अंदर मईशत का बहुत बड़ा रोल है। हमने 70 साल में ये नहीं सुना था मईशत दी ऐसी दी तैसी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है टैंक्स एंड गन्स, जो समझ आई आपको, और जिहादीज़ एंड मुजाहिदीज़, वो नेशनल सिक्योरिटी थी। अब हमें पता चल रहा है कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जियो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मईशत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं लिंक कर रहा हूँ इन चीज़ों को। इसलिए ये बिल पास करने बड़ी ज़रूरी हैं। ये जो नई जियो स्ट्रैटेजी बन रही है, जियो इकोनॉमिक्स जो बन रही है, या जो नया ये आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी का बयानिया, उसके अंदर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना बड़ा ज़रूरी है, आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़। और उसमें 2 चीज़ें, आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि आम आदमी आजकल गालियाँ दे रहा है, सिर्फ एक सियासी जमात को नहीं, रियासत के इदारों को भी दे रहा है। उसके साथ जब रियासत के इदारों को गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं तो फिर नेशनल सिक्योरिटी ख़तरे में आ जाती है। तो इसलिए मईशत गिर रही है, हुकूमत मिसमैनेजमेंट कर रही है, हुकूमत को लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट को नेशनल सिक्योरिटी के साथ बराह रास्त उनका ताल्लुक है। इसलिए गवर्नमेंट की तब्दीली भी ज़रूरी है और मईशत को उठाना भी ज़रूरी है, फिर जाके नेशनल सिक्योरिटी बचेगी। लेकिन आपके ख्याल में इसी हुकूमत ने रुख नहीं मोड़ा नेशनल एक्शन प्लान से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर अ वो कॉमन आएगी मैन? तो अपनी रुख किसने क्या बदलना। नेशनल एक्शन प्लान तो इन्होंने क्या बनाना था, वो तो पहले का बना हुआ है, वो तो नवाज शरीफ साहब के ज़माने का नेशनल एक्शन प्लान। तो अब वो ठप हो गया इस पॉलिसी के बाद? अभी आए पता तो लगे क्या ठप हुआ है और क्या नहीं है। अभी तो बहुत सी बातें रह गई हैं, मगर जो अहम बात थी वो ये थी कि आज हमको 70 साल के बाद ये रियलाइज हुआ है कि सिक्योरिटी के अंदर इकोनॉमी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी जो है वो अमेरिकन एड के ऊपर जो है ना वो उतने साल ही चलती है जब तक आप अमेरिका के गुलाम रहें। और जब आप अमेरिका के गुलाम नहीं रहते या वो आपको छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ हमें ज़रूरत नहीं आपकी, तो फिर आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है। जब अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो ना डिफेंस के लिए पैसे हैं, ना आवाम के लिए पैसे हैं, पैसे ही कोई नहीं है।
तो फिर आवाम की बात भी होती है और सिक्योरिटी की भी बात होती पॉलिसी यानी कि नागुज़ीर है। हो हाँ, गई तो अब दोनों बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते आ रही है ये पॉलिसी, इसको पब्लिक कर दिया जाएगा, फिर हम देखेंगे कि कितनी तारीखी है ये जो दावा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, या ये कैसे पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद होगी, कैसे तारीख बदलेगी। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी से मुतालिक दो थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को बहुत बड़े, फवाद चौधरी साहब उनका जिक्र कर रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। दो एक्सट्रीमिस्ट रजीम्स पाकिस्तान के राइट और लेफ्ट के ऊपर उभरी हैं। एक तरफ अफगानिस्तान है जहां पे तालिबान जो है वो वहां पे आ गए हैं, इसी तरीके से इधर एक हिंदू एक्सट्रीमिज्म जो है वो खड़ा हो रहा है। इन दोनों से जो लड़ाई है ये पाकिस्तान की सबसे अहम लड़ाई है। ये फवाद चौधरी साहब अफगानिस्तान की जो बात कर रहे हैं उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है खान साहब के मौक़िफ़ में और उनके मौक़िफ़ में। वो रियासत मदीना की बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब बात करते हैं कि मजहबी रियासत के तौर पर कायद-ए-आज़म भी नहीं देखते थे पाकिस्तान। खैर वो अलग बात। इंडिया में क्या हो रहा है सेठी साहब? नहीं, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में हमारा ये ख्याल था कि जो तालिबान आए हैं ये बड़े इनमें और वो 2000 वाले तालिबान में 1997 में जो आए थे वो फ़र्क है। वो उसको ऐसे लोग कहते हैं कि वो तालिबान 1.0 वर्जन था सॉफ्टवेयर का, अब आ गया 2.0, अपग्रेडिंग हो गई। कुछ लोगों की उम्मीद थी कि समझ भी आ गई और ये अब जाके बड़े प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक हो जाएंगे और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जिसमें बाकी लोग भी होंगे और इतनी मज़हब के ऊपर इतना जोर नहीं होगा और वो भी एक सेक्टेरियन किस्म का मज़हब। मगर हुआ ये कि और उसके ऊपर सारी डिपेंडेंसी थी कि जी रिकग्निशन होगी नहीं होगी, ख़वातीन के हकूक़ होंगे नहीं होंगे, बाकी लोग जो हैं जो इन्होंने उस पुरानी रेजीम के साथ दिया उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी वगैरह। शुरू में तो ये इन्होंने ऐसे ही किया मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ये 2.0 नहीं पहुँचे, ये अगर 1.3 पे 4 पे जा रहे थे तो वापस रिवर्जन शुरू हो गई है। अब फिर वो तालिबान जो है स्लाइड करना शुरू कर गए और वो फिर एक्सट्रीमिस्ट किस्म की पोजीशंस उन्होंने लेनी शुरू कर दी। तो एक तो उस तरीके से जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उससे कुछ वज़न है कि अगर वो थोड़ा लिबरल हो जाते, थोड़े से प्रैग्मेटिक हो जाते तो बेहतर रहता, मगर वो अभी भी वो जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो मजहबी तालीम है उनकी वो सामने आ रही है और वो अभी भी उस किस्म की आज़ादी और इंक्लूसिवनेस, प्लूरैलिटी, इन सबको साथ लेके चलने वाली बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी रिकग्निशन भी रुकी हुई है इंटरनेशनल। इधर आ जाइए इंडिया। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में ये हो रहा है कि इतनी मैसिव एक्सट्रीमिज़म हो रही है जो 70 साल के बाद इंडिया एक सेकुलर रियासत थी जो कि आइन के अंदर लिखा हुआ है और आइन अभी भी सेकुलर है, मगर नरेंद्र मोदी ने आके वो सारा कुछ तब्दील कर दिया। पहले ये सबसे बड़ा ख़तरा था कि ये जो कानून ला रहे हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, और अभी भी वो एक बहुत बड़ी मुहिम है एंटी मुस्लिम, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने परेशान हुए कि ये क्या कर रहा है, एक सेकुलर रियासत को इस तरीके से नहीं तब्दील किया जाता। मगर अब क्या हो रहा है आयशा कि वहाँ क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ भी ठीक ठाक किस्म की हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। ये अभी हाल ही में वहाँ दिल्ली के कुछ 150 मील दूर उत्तराखंड जगह है, वहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हर किस्म के राइटिस्ट, RSS के लोग भी और अदर राइटिस्ट हिंदूज भी जिन्होंने शिरकत की, बड़े लोग भी थे वहाँ बीजेपी। और वहाँ उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के ऊपर जिस किस्म की बातें की हैं वो बात यही थी कि जी जहाँ मुसलमान मिले उसको मार दो या उसको को कन्वर्ट करके और हिंदू बने, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया मुग़लों के ज़माने में, उससे पहले कन्वर्जन्स हुई, तो अब वो कहते हैं वापस जाओ हिंदू बनो। तो इसलिए वहाँ एक पूरी मुहिम चल रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ये अब पूरा साल डेढ़ हो गया जब से ये शुरू हुआ है और अब जाके क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक आनी शुरू हो गई। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट के अंदर, जो कि कभी भी इंडिया की सेकुलरिज्म के ऊपर कभी कोई मजमून ख़िलाफ़ नहीं लिखते थे, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं लिखते थे, एक रोमांस था उनका इंडिया के साथ, जमहूरियत है, सेकुलर है, वाह वाह वाह। अब पहली दफ़ा वहाँ अमेरिका के अंदर इंडिया के ख़िलाफ़ ये बातें आ रही, कश्मीर के ऊपर पहली दफ़ा वहाँ बातें आनी शुरू हो गई हैं कि जी कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही। वो तो बड़ी तकलीफ़ हुई, मगर अब जो हो रहा है ये तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसकी वजह ये है कि वो जो सो कॉल्ड सेकुलर इशू था, कश्मीरी को तो कहा ना पाकिस्तान, जिहादी, इस्लाम,
अब तो वो बात ही नहीं है, अब तो इनकी सेकुलर रियासत को खतरा है। तो अब दुनिया के जो राइट जो सेकुलर रियासतें हैं या जमहूरी रियासतें हैं वो इंडिया को टारगेट कर रही हैं, इनको अब तकलीफ़ हो रही है। अभी इंडिया को रेड लिस्ट के ऊपर डाल दिया गया है। अमेरिका के अंदर एक कांग्रेस फंडेड एक इदारा है फॉर रिलीजियस फ्रीडम, कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने इंडिया को रेड लिस्ट पे डाल दिया है कि जितनी वहाँ माइनॉरिटीज़ की प्रोसिक्यूशन हो रही है और प्रोसिक्यूशन हो रही है और उनके खिलाफ जो लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग्स हो रही हैं, मारा जा रहा है, कन्वर्जन्स, अब क्रिश्चियंस को जाके पकड़ के ला के और कह रहे हैं आप हिंदू बने और नारा लगाएं जय श्री राम। और आधी स्टेट्स इंडिया की जो स्टेट्स हैं 20-30 स्टेट्स हैं, ये 29 हैं, ये 31 हैं, जितनी भी हैं 30 के करीब हैं, वो उनमें से आधी स्टेट्स जो हैं वहाँ कानून पास हो गए हैं कन्वर्जन्स के कि जी कन्वर्जन्स नहीं होंगी। वो क्यों? कि वो इल्ज़ाम ये था कि क्रिश्चियंस जो हैं सदियों से हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज इनटू बिकमिंग क्रिश्चियंस। और वो कौन से लोग थे जो कि हिंदू थे और वो क्रिश्चियन बन गए? वो लोअर कास्ट दलित्स, जो कि हिंदुओं अपने हिंदू कल्चर के अंदर भी उनको अनटचेबल्स कहा जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और थर्ड क्लास सिटीजन बनाया हुआ उनको। वो जाहिर है कि अपने आप को फर्स्ट क्लास सिटीजन किसी मज़हब, तो उन्होंने वो कन्वर्जन्स का हिस्सा है। अब इन्होंने कानून पास करने शुरू कर दिए एक तरफ कि जी क्रिश्चियंस जो हैं मिशनरीज़ वो हिंदुओं को क्रिश्चियन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो गरीब लोग तैयार हो जाते थे ना, क्योंकि उन्हें इज़्ज़त मिलती थी यहाँ और वहाँ गालियाँ पड़ती थी। तो एक तो ये उन्होंने करना शुरू, दूसरी तरफ ये कानून पास करके भी मुसलमानों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है वो एक किस्म का प्रेशर है कि आप कन्वर्ट करें वापस इनटू हिंदू, बिकमिंग। तो हिंदुत्व वाला नजरिया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जिस किस्म के जुल्म हो रहे हैं ऑन माइनॉरिटीज, हम कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन नहीं मिलती और हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लगता था कि जी क्रिश्चियन कम्युनिटी माइग्रेट कर गई यहाँ से और कुछ मुसलमान थे एक ज़माने में उनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया एंड सो ऑन। वो हमारे पे इल्ज़ाम लगते हैं कि जी यहाँ माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन नहीं है, ख़वातीन की प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ इतनी रेप्स होती हैं, यहाँ इतनी अडल्ट्री, ये होता है वो होता है, ये सारी बातें, नॉट अडल्ट्री बट एवरीथिंग एल्स। तो अब बात ये है कि इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अब दुनिया उसको देखने लगी है। और नरेंद्र मोदी जो है, ये जो उत्तराखंड में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस किस्म की बातें वहाँ हुई हैं, अनबिलीवेबल। वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ और उत्तराखंड में भी, और वहाँ नरेंद्र मोदी साहब खुद कैंपेन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के। हाँ, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है उसके लिए वो हार्ड लाइनर है जो। हाँ, वो बिल्कुल योगी वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं वो ये एंटी मुसलमान सेंटिमेंट को यूपी के अंदर। तो अब बात ये है कि ये सूरत हाल है और लोग ये सवाल पूछे नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, और उधर दुनिया जो है वो जाग रही है और देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है। और तो मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि इंडिया के ऊपर स्पॉटलाइट होनी चाहिए, कि वो पाकिस्तान के ऊपर जैसे एक ज़माने में स्पॉटलाइट थी, हम तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ जो हालात इंडिया के अंदर हैं इस वक्त, वी आर नॉट अ पैच ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। बड़ी अफसोस की ये बात है कि एक सियासी जमहूरी सेकुलर रियासत यहाँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने की दावेदार भी है, उधर उसके तशख़्ख़ुस को आए। और मैं आपको ये बताऊं, दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान का नारा लगाया तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी मज़हब ख़तरे में है, हमारी मुसलमानियत ख़तरे में है। उन्होंने कहा था हमारे जो मईशत, हमारे पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, इकोनॉमिक राइट्स जो हैं, वो ख़तरे में। आज 70 साल 75 साल के बाद ऐसे लगता है कि इस्लाम ख़तरे में है इंडिया के अंदर। उस वक़्त इस्लाम ख़तरे में नहीं था, मुसलमानों के राइट्स ख़तरे में थे। इस वक़्त इस्लाम ख़तरे में है इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपने नरेंद्र मोदी साहब की जो खामोशी की बात की, वो तो लाइसेंस टू किल है ही, गुजरात के कसाब के तौर पर किया जाता था। लेकिन सेठी साहब, क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठते हैं कि वहाँ की अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो क्यों मोहतात रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? बड़ी अच्छा सवाल है, वो भी बड़े परेशान हैं मगर डरते हैं। अच्छा। इस वक्त 70% हिंदुस्तान की आबादी ने जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सिंपथीज हैं और वहाँ एक वेव है हिंदुज़म की। मैं आपको बताऊँ ये इसका जो बैकग्राउंड है, बस 1 मिनट के अंदर। जी जी। देखिए, जब ये हिंदुज़म की जो राइज़ है, कब से जहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई, वो कहते ये हैं कि एक सिविलाइजेशन थी इंडियन सिविलाइजेशन,
उसके अंदर मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सब किस्म के लोग थे, बुद्धिस्ट भी थे, जैन भी थे, हिंदू भी थे, सारे थे, ठीक है। सिख भी थे। मगर हुआ ये कि एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन बन गई, और जो अमेरिका ने, बरतानिया ने जो बम बनाया, एटम बम, वो क्रिश्चियन बम था, क्योंकि उस वक्त और किसी मज़हब के पास बम नहीं था। ठीक है। उसके बाद इजराइल ने बना लिया, उन्होंने कहा जी यहूदियों ने भी बम बना लिया है, यहूदी बम, ईसाई बम, इसराइली बम, जी फिर कन्फ्यूशियस चाइना बम, जी फिर कम्युनिज्म, वो भी मज़हब है ना, कम्युनिज्म, कन्फ्यूशियज्म, ये सब मज़हब थे। जी। तो उन्होंने कहा जी ये सब सारे ने मजहबी बम बना लिए, ये सिविलाइजेशनल अप्रोच है टू न्यूक्लियर पावर। तो पावर के लिए एक सिविलाइजेशन चाहिए, और सिविलाइजेशन मज़हब के ऊपर होनी चाहिए, और सिविलाइजेशन एक ही मज़हब के ऊपर हो सकती है, दो के ऊपर नहीं हो सकती, प्लूरलिज्म नहीं हो सकती। इसलिए, और आखिर में ये हुआ करेगा जी, वो इस्लामी बम भी बन गया पाकिस्तान में। हाँ जी। तो अब एक हिंदू बम चाहिए ठीक हमें। याद रहे जब इन्होंने टेस्ट किया था तो इन्होंने कहा था स्माइलिंग बुद्धा। जब हिंदुस्तान ने 1974 में टेस्ट किया था जी। तो उस वक्त इन्होंने कहा था दिस इज अ स्माइलिंग बुद्धा, मतलब है स्माइलिंग बुद्धा इज पीस। राइट, उसको नाम ये दे दिया था। हाँ, बुद्धा। उनके अपने मुताबिक अब तो वो स्माइलिंग हिंदू बुद्धा। बम बनाने, अब वो हिंदू सिविलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें ना मुसलमानों की कोई जगह है, ना क्रिश्चियन की कोई जगह है उस सिविलाइजेशन में। अच्छा, नहीं इंतहा तो पसंदी किस ये अब नजरिए पर एक परवान नया, चढ़ रही है। जिसे कहते हैं ना सितारों के साथ राब्ते, कॉस्मोलॉजिकल पॉलिटिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स एंड टू स्टेट्स। क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है बॉम्ब्स की, सेठी साहब ने हमें बहुत अच्छे अंदाज में समझा दिया। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर आपके सामने, सवाल भेजिए, सेठी साहब तक पहुंचेंगे, और फीडबैक भी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।